तो आज जी हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है स्टेप्स इन मेजरिंग पावर्टी। कि पावर्टी को मेजर करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल सब्जेक्ट है, यानी कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है पावर्टी मेजरमेंट का, वो होता है कि आपने अपने वेलफेयर इंडिकेटर को किस तरह से चूज करना है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि पावर्टी को मेजर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि क्या कहते हैं कि हम इस चीज़ को मेजर कर लें कि जी कितने लोग जो हैं वो आपके मुल्क में गरीब हैं, बल्कि इससे पहले जो है वो ये डिसाइड करना पड़ता है पावर्टी की मेजरमेंट में कि हम किसी शख्स की जो है वो वेल बींग या खुशहाली को किस तरह से मेजर करेंगे। क्योंकि कितने लोग गरीब हैं, इसकी बेस पे हम नहीं कह सकते थे, इसकी बेस पे जो है वो पावर्टी को मेजर नहीं किया जाता, बल्कि क्या कहते हैं हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि किसी शख्स की, किसी मुल्क के लोगों की जो वेल बींग है, जो खुशहाली है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल जो हम बेसिकली जो क्वेश्चन किया जाता है वो ये होता है कि क्या कहते हैं कि कैसे डिटर्मिन करेंगे हम कि कोई हाउस होल्ड जो है वो वेल ऑफ है या पुअर है। मतलब किस बेस पे ये डिसाइड किया जाता है एक घराना जो है, एक हाउस होल्ड जो है वो उसको हम पुअर कंसिडर करेंगे या उसको हम वेल ऑफ कंसिडर करेंगे कि वो खुशहाल घराना है या वो गरीब घराना है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए जी इकोनॉमिस्ट जो है वो दो बेसिक अप्रोचेस जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली अप्रोच का नाम है जी वेलफेयरिस्ट की अप्रोच और दूसरी अप्रोच का नाम है जी नॉन वेलफेयरिस्ट की अप्रोच। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि मेजरिंग पावर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट काउंटिंग पुअर पीपल। कि पावर्टी को मेजर करने का मतलब सिर्फ गरीब लोगों को काउंट करना या गरीब लोगों को गिनना नहीं होता। इट बिगन्स विद चूजिंग हाउ टू मेजर वेलबींग। ये स्टार्ट होता है कि आप उस मुल्क के लोगों की जो वेलबींग है, जो वेलफेयर को, उसको मेजर किस तरह से करते हो। तो सबसे पहला, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन पावर्टी मेजरमेंट। के पावर्टी मेजरमेंट में जो है वो वेलफेयर के इंडिकेटर को चूज करना जो है वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइडिंग हाउ डू वी मेजर वेदर अ पर्सन इज वेल ऑफ और पुअर। के सबसे पहला स्टेप होता है कि हम किस तरह से मेजर करेंगे कि एक बंदा जो है वो फाइनेंशियली ठीक है, वेल ऑफ है या वो गरीब है। तो इसके लिए जो है जी दो अप्रोचेस यूज की जाती हैं। तो सबसे पहली अप्रोच है जी वेलफेयरिस्ट की अप्रोच। अब जो सबसे पहले जी हम वेलफेयरिस्ट की अप्रोच को है वो अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वेलफेयरिस्ट की जो अप्रोच है वो एक बड़े ही मशहूर है, जमाना क्या कहते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन। उनके जी क्या कहते हैं, उनके बेसिकली कैपेबिलिटी अप्रोच के आइडिया से जो है वो रिलेट करती है। ठीक है, उनके कैपेबिलिटी अप्रोच के आइडिया पर जो है वो से रिलेट करती है हमारी वेलफेयरिस्ट की अप्रोच। अब इस अप्रोच का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इस अप्रोच का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि क्या कहते हैं कि इस अप्रोच में वेलफेयर को जो है वो यूटिलिटी के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, यानी सेटिस्फेक्शन या वेलबींग जो है, जो किसी शख्स को मिलती है, कि किसी बंदे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितना वो बंदा खुशहाल है, इसको जो है वो यूटिलिटी के थ्रू जो है वो मेजर किया जाता है। मतलब सोसाइटी में लोगों के वेलफेयर को यूटिलिटी के थ्रू जो है वो यूटिलिटी के थ्रू समझा जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यूटिलिटी को तो हम डायरेक्टली मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को, चीज़ों की कंजम्पशन से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी को तो डायरेक्टली मेजर करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता रियल वर्ल्ड में। तो इसलिए जो है वो हम इसे इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। और इनडायरेक्टली हम किन चीज़ों की बेस पे मेजर करते हैं? हम इसे इनडायरेक्टली मेजर करते हैं इनकम की बेस पे या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स की बेस पे कि कितना पैसा हम खर्च करते हैं। ठीक है, या उसकी बेस पे जो है वो उसको मेजर किया जाता है। तो इस अप्रोच में बेसिकली ये ज्यूम किया जाता है, ये जो हमारी वेलफेयरिस्ट की अप्रोच है,
इसमें हम अज्यूम ये करते हैं कि हाउस होल्ड्स अपनी नीड्स को जो है, अपनी ज़रूरियात को जो है वो सबसे बेहतर समझते हैं और वो अपनी इनकम को जो है वो इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं मुख्तलिफ अपनी ज़रूरियात के दरमियान कि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसलिए अगर किसी हाउस होल्ड की इनकम या कंजम्पशन अगर ज़्यादा है तो ये कंसिडर किया जाता है वेलफेयरिस्ट अप्रोच के मुताबिक कि उसका वेलफेयर भी ज़्यादा है। ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, इस फॉर्म का मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो यहाँ पे इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, ये फार्मूला कहता क्या है, ये फार्मूला हमें ये फार्मूला बेसिकली हमें ये बताता है कि हाउस होल्ड का कंजम्पशन प्राइजेस और हाउस होल्ड की जो कंजम्पशन है वो प्राइजेस पर और वो गुड्स की क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि वाई बेसिकली हमें हाउस होल्ड कंजम्पशन को शो कर रहा है, पी प्राइसेस को शो कर रहा है, क्यू गुड्स की क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो हाउस होल्ड की कंजम्पशन जो है वो प्राइसेस और गुड्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और ये एक सर्टन लेवल की यूटिलिटी का लेवल जो है वो सर्टन यूटिलिटी के लेवल को अचीव करने के लिए जो है वो मिनिमम कॉस्ट को शो करता है कि यूटिलिटी का एक सर्टन लेवल अचीव करने के लिए जो है वो कितनी कॉस्ट जो है वो आपको या हाउस होल्ड को बेयर करनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन जो है वो असल में हमें ये बता रही होती है कि एक हाउस होल्ड को अपनी नेसेसिटीज, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो है वो कितनी कॉस्ट उठानी पड़ेगी, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो जी एक हाउस होल्ड की बात हो रही थी, लेकिन जब हम डिफरेंट हाउस होल्ड्स को और डिफरेंट हाउस होल्ड्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो एक वो उस कंपैरिजन के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है, जिसका नाम है जी पर कैपिटा कंजम्पशन। अब इस पर कैपिटा कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल हाउस होल्ड कंजम्पशन को जो है वो हाउस होल्ड मेंबर या हाउस होल्ड साइज पर जो है कि एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उनकी नंबर पर डिवाइड कर देते हैं। अब बेसिकली ये पर कैपिटा कंजम्पशन का मकसद क्या होता है? इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि हम हाउस होल्ड्स को जो है वो फेयर तरीके से कंपेयर कर सकें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अजम्पशन ये होती है कि हाउस होल्ड के जो तमाम मेंबर्स हैं, जो हाउस होल्ड का जो भी साइज है, हाउस होल्ड में जितने भी मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो रिसोर्सेज को जो है रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। ठीक है, कि अगर एक घर में क्या कहते हैं 10 लोग, एक हाउस होल्ड के 10 मेंबर है तो 10 के 10 मेंबर के दरमियान जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उस फैमिली की इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो वेलफेयरिस्ट तो ये था जी क्या कहते हैं वेलफेयरिस्ट अप्रोच। अब वेलफेयरिस्ट अप्रोच की जो है वो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। क्यों, और सबसे पहली लिमिटेशन इस अप्रोच की ये है कि अप्रोच जो है वो पब्लिक सर्विसेज जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स को जो है वो टोटली इग्नोर कर देती है, कि वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है उन सर्विसेज को तो ये कंसिडर नहीं करती। और बेसिक और ये और वेलफेयरिस्ट की अप्रोच जो है वो इंडिविजुअल्स के लेयर टाइम को भी कंसिडर नहीं करती और ये अप्रोच ये भी अज्यूम करती है कि सब इंडिविजुअल्स की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं वो एक जैसी होती हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो असल ज़िंदगी में जो है वो हर बंदे की नीड्स और ज़रूरियात जो है वो टोटली डिफरेंट होती हैं। तो ये थी जी वेलफेयरिस्ट की अप्रोच। अब हम जो है वो सेकंड अप्रोच की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है जी नॉन वेलफेयरिस्ट की अप्रोच। अब नॉन वेलफेयरिस्ट की अप्रोच में जी हम इनकम या कंजम्पशन पर फोकस करने की बजाय जो है वो लोगों की लिविंग कंडीशंस पे फोकस करते हैं कि लोग जो है वो असल में क्यों किस कंडीशन में जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो आउटकम्स पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस किस पे होता है, आउटकम्स पे होता है कि लोगों की एक्चुअल लिविंग कंडीशंस के असल में वो किस
तरह के हालात में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। यानी इसमें हम ये देखते हैं कि लोगों की हेल्थ कंडीशन कैसी है, ठीक है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं कि बच्चों के दरमियान जो है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनका जो है वो शराए अमवात का रेट क्या है, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक मुल्क में जो लोग हैं वो कितने साल जो है वो ज़िंदा रहते हैं, ठीक है? वहाँ पे जो है वो कैलोरी इनटेक को क्या कहते हैं देखा जाता है इसमें कि एक मुल्क में जो लोग हैं वो डेली बेसिस पर कितनी कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है? लोगों की वहाँ पे लोगों की एजुकेशन का लेवल क्या है कि वहाँ पे लोग जो है वो कितनी जो है वो किस लेवल तक जो है वो तालीम हासिल करते हैं, तो यहाँ वहाँ पे उन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल भी रही है या नहीं मिल रही, और वो उनकी हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं या किस तरह के घरों में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस अप्रोच को जो है अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि दो फैमिलीज़ की इनकम जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो फैमिलीज़ हैं और दो फैमिलीज़ हैं, एक फैमिली का नाम ए है और दूसरी फैमिली का नाम बी है, ठीक है? अब दोनों फैमिलीज़ की इनकम जो है वो सेम है, 25,000 फैमिली ए की इनकम है और 25,000 ही फैमिली बी की इनकम है। लेकिन फैमिली ए के जो चाइल्ड्स हैं, बच्चे हैं, वो हेल्दी हैं, ठीक है? वो हेल्दी हैं और वो एजुकेटेड है, ठीक है? लेकिन फैमिली बी के जो बच्चे हैं वो माल नरिश्ड हैं, मतलब उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल रही और नॉन वेलफेयरिस्ट अप्रोच के मुताबिक जो फैमिली बी जो है उसे ज़्यादा पुअर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? फैमिली बी को जो है वो ज़्यादा पुअर कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अप्रोच जो है वो हमारे सिर्फ रिसोर्सेज को ही नहीं बल्कि उनकी आउटकम्स को भी जो है वो इम्पोर्टेंस देती है कि इसमें हमारा फोकस जो है वो इनपुट्स पे नहीं बल्कि हमारा फोकस जो है वो आउटकम पे होता है, ठीक है? कि आपके मुल्क में एक्चुअल लोगों की जो है वो असल में लिविंग कंडीशंस क्या है। तो इस अप्रोच की भी बेसिकली कुछ लिमिटेशंस हैं। ये अप्रोच जो है वो कभी-कभी इस अप्रोच को जो है इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और इस अप्रोच और ये अप्रोच जो है अक्सर कुछ अनएथिकल कुछ ऐसे एथिकल सवाल भी उठा लेती है, जैसे कि क्या कहते हैं, पहला है जी क्या कहते हैं कि इसकी सबसे पहली लिमिटेशन मैंने आप लोगों को ये बताई है कि ये अप्रोच जो है वो बेसिकली कभी कभी इस अप्रोच को जो है वो इंटरप्रेट करना जो है इस अप्रोच से आने वाले रिजल्ट को इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और अक्सर ये अप्रोच जो है कुछ कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी जो है वो रेज़ करती है। जैसे कि क्या हमें लोगों की पर्सनल चॉइसेस को जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि 2 फैमिलीज़ थी, दोनों की क्या कहते हैं इनकम सेम थी, लेकिन एक फैमिली की प्रेफ़रेंस थी अपने बच्चों की हेल्दी लाइफ़स्टाइल और अपने बच्चों की एजुकेशन, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी फैमिली थी जिसकी क्या कहते हैं जिसके बच्चे माल नरिश थे, मतलब वो उनके बच्चों की वो अपने बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड नहीं कर रहे, जबकि दोनों फैमिलीज की क्या कहते हैं इनकम का लेवल सेम है। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये वाली जो हमारी नॉन वेलफेयरिस्ट की अप्रोच है ये अक्सर एथिकल क्वेश्चन रेज करती है कि क्या हमें लोगों की पर्सनल चॉइसेस को जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये थी जी क्या कहते हैं हमारा स्टेप नंबर 1, जिसमें क्या कहते हैं हमने 2 अप्रोचेस को जो है वो काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। अब हम जो है वो जब तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं जी, वेलफेयरिस्ट की अप्रोच और नॉन वेलफेयरिस्ट की अप्रोच। तो जब हम अपनी अप्रोच को चूज़ कर लेते हैं तो अगला स्टेप ये होता है कि हमने एक स्पेसिफिक इंडिकेटर सेलेक्ट करना होता है। तो हमारे पास चॉइस है, हमारे पास 2 इंडिकेटर्स की चॉइस है, इनकम या कंजम्पशन, ठीक है? इनकम या कंजम्पशन में से जो है वो किसी के इनकम या कंजम्पशन में से हमने किसी एक को चूज़ करना होता है, ठीक है? तो इनकम को डिफाइन किया जाता है कि जब हमने अप्रोच अपनी चूज़ कर ली है, तो अब हमने अपना एक इंडिकेटर चूज़ करना है। तो हमारे पास इंडिकेटर की चॉइस में जी इनकम एज़ अ मेजर है और कंजम्पशन एज़ अ मेजर है।
तो इनकम को जी डिफाइन किया जाता है इस तरह से, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस चेंज इन एसेट। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी हाउस होल्ड के एसेट जो है वो 1 साल में बढ़ जाते हैं, कि इनिशियली उस साल के शुरू में उसके एसेट्स थे $10,000 के, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उसके एसेट बढ़कर हो गए जी $11,000 के। ठीक है, और वो कंजम्पशन भी कर रहा है $3,000 की, तो उसकी इनकम क्या होगी? उसकी इनकम क्या है जी? कंजम्पशन प्लस चेंज इन एसेट, तो $1,000 का चेंज आया जी उसके एसेट में, और $3,000 की उसकी कंजम्पशन है, तो उसकी इनकम कितनी हो गई? $4,000। ठीक है, अब जब हम इनकम को एज अ मैयर के तौर पर या इनकम को एज अ स्पेसिफिक इंडिकेटर यूज करते हैं, तो इनकम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसे समझना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, और ये पोटेंशियल जो है वो रिसोर्सेज को शो करती है। ठीक है, इसे समझना भी आसान होता है और ये पोटेंशियल रिसोर्सेज को शो करती है। लेकिन एडवांटेज तो है, लेकिन इसमें इसी के साथ साथ इनकम को अगर हम एज अ मैयर यूज करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोग अक्सर अपनी इनकम को एक्यूरेटली रिपोर्ट नहीं करते, कि लोग जितना पैसा कमा रहे होते हैं वो उतना पैसा रिपोर्ट नहीं करते कि वो इतना पैसा जो है वो कमा रहे हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं या जो लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उनके इन लोगों की तो इनकम को मेजर ही करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा इनकम जो है वो टाइम के साथ-साथ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ठीक है? कि मिसाल के तौर पर एक फार्मर है, वो एक सीज़न में बहुत काम करता है, ठीक है? और वो काम करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, लेकिन वो पूरे साल में जो है वो, क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक सीजन्स में काम कर रहा होता है, तो उन स्पेसिफिक सीजन्स में तो उसकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो जब उसका सीजन नहीं होता तो तब उसकी इनकम जो है वो बहुत लो होती है। इसलिए कहा जाता है कि इनकम जो है वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट जो है वो कंजम्पशन को एज अ मैयर जो है, कंजम्पशन को एज अ इंडिकेटर के तौर पे प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि कंज़म्पशन में वो तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हाउस होल्ड जो है वो कंज़्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं, ठीक है? जिसमें जी वो सारी चीज़ें मौजूद कंज़म्पशन में वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं जो कंज़्यूमर खरीदते हैं, ठीक है? जिसमें क्या कहते हैं, अपनी बनाई हुई चीज़ें भी शामिल हैं। ठीक है? कि खुद प्रोड्यूस की हुई हो या क्या कहते हैं, या किसी सर्विसेज़ की फ़ॉर्म में हो, या तो वो चीज़ें उन्होंने खुद प्रोड्यूस की हैं जिसमें फ़ार्म फूड आ गई है, ठीक है? जैसे या क्या कहते हैं, उनकी अपनी सर्विसेज़ हों, ठीक है? जिसमें क्या कहते हैं, हाउसिंग और यूटिलिटीज़ आ गई हैं। तो कंजम्पशन, तो ये सारी चीज़ें जी कंजम्पशन में ऐड होती हैं। देखो, तो कंजम्पशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये लोगों के एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करती है, और इनकम के मुकाबले में ये ज़्यादा स्टेबल भी होती है। ठीक है? कि ये स्टेबल भी होती है, लोगों के एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड को जो है वो शो करती है, और इसे रिकॉल करना भी ज़्यादा ईज़ियर होता है। तो बेसिकली ये कंजम्पशन का जो आइडिया होता है वो बेसिकली लाइफ साइकिल थ्योरी पर जो है वो बेस्ड है, जहाँ लोग अपनी कंजम्पशन को जो है वो, जिसमें जो जो लाइफ साइकिल थ्योरी का आइडिया ये है जी कि लोग अपनी कंजम्पशन को स्मूथ रखते हैं, चाहे इनकम फ्लक्चुएट होती रहे। ठीक है? कि लोग अपनी इनकम को स्मूथ रखते हैं, चाहे कंजम्पशन को स्मूथ रखते हैं, चाहे इनकम फ्लक्चुएट होती रहे। लेकिन कंजम्पशन को मेजर करना भी जो है वो आसान नहीं होता, ठीक है? कंजम्पशन को मेजर करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है? जैसे कुछ लोग जो है वो लग्ज़री आइटम्स या इल्लीगल गुड्स की परचेज़ को जो है वो रिपोर्ट नहीं करते, और ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि ये ड्यूरेबल गुड्स या हाउसिंग सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसे मेजर करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए कंजम्पशन की जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है? तो सबसे पहले जी हमने क्या कहते हैं, अपनी अप्रोच को चूज़ किया, ठीक है? उसके बाद जी हमने अपना क्या कहते हैं,
इंडिकेटर को चूज किया, उससे अगला स्टेप क्या है जी? उससे अगला स्टेप ये है कि कंजम्पशन को जो है वो सही तरीके से मेजर करना। ठीक है, कि हमने जी अगर कंजम्पशन को एज अ इंडिकेटर चूज कर लिया तो उसकी जो करेक्ट मेजरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जी पॉवर्टी को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए जब हम कंजम्पशन को एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं तो कंजम्पशन में मस्ट इंक्लूड होनी चाहिए ड्यूरेबल गुड्स की एनुअल यूज वैल्यू। मतलब ड्यूरेबल गुड्स में हमारे क्या कौन सी चीजें आ जाती हैं? हमारे टीवी आ जाते हैं, हमारी बाइसिकल्स आ जाती हैं, ऐसी चीजें जो लंबे अरसा तक जो है वो आपके इस्तेमाल में आए। ठीक है, तो कंजम्पशन में जब हम इन गुड्स को ऐड करते हैं तो इन गुड्स की एनुअल यूज वैल्यू को जो है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, कि एक ही साल में जो है वो इनकी टोटल वैल्यू को एक ही साल में फुली काउंट नहीं किया जाता, बल्कि उनकी एनुअल यूज वैल्यू को जो है वो इंक्लूड किया जाता है कि आपने एक साल में उस चीज को कितना इस्तेमाल किया। कि अगर आपके पास क्या कहते हैं एक वॉच है, ठीक है, तो लास्ट ईयर जी उसकी वैल्यू थी $25, लेकिन करंटली उसकी वैल्यू है जी एक साल बाद $19। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू में डिक्लाइन कितना हुआ? $6 का उसकी वैल्यू में डिक्लाइन हुआ। और अगर हम उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट को भी डिडक्ट कर दें तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट, तो हमारी टोटल कंजम्पशन हुई जी $8.5 की। ठीक है, तो हम अपनी जब हम कंजम्पशन को कैलकुलेट करेंगे, कंजम्पशन को मेजर करेंगे, तो उसमें हम ड्यूरेबल गुड्स की एनुअल यूज वैल्यू को ऐड करेंगे। इसी तरह क्या कहते हैं अपने आपने जो है वो हाउस होल्ड्स को अगर हाउस होल्ड जो है अगर उनका घर जो है वो ओन करते हैं तो उसकी भी जो है उन्होंने एस्टिमेटेड रेंट वैल्यू को भी जो है वो कंजम्पशन में इंक्लूड करना है। ठीक है, कि हाउस होल्ड अगर कोई अपना हाउस ओन करते हैं तो आपकी क्या कहते हैं कंजम्पशन में जो है वो हाउस होल्ड की एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू को भी जो है वो ऐड किया जाता है, जिसे हम इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं। ठीक है, कि अगर आप अपना घर जो है वो $100 पर मंथ को पर जो है वो रेंट पे दे सकते हैं तो आप इस $100 को भी जो है वो अपनी कंजम्पशन में ऐड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो आपने कंजम्पशन में ऐड करना है, वो है जी ओन कंजम्पशन। अब रूरल एरियाज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो जिसको कहते हैं जी ओन कंजम्पशन, मतलब कि वो फूड जो लोग खुद ही उगाते हैं, ठीक है, और खुद ही यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर उस जो लोग स्पेशली रूरल एरियाज में ऐसे होते हैं कि लोग फूड खुद ही उगाते हैं, खुद ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसे इंक्लूड ना किया जाए तो रूरल हाउसहोल्ड्स का जो वेलफेयर होगा वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो कुछ इरेगुलर एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो भी जो है वो कंजम्पशन से जो है वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें वेडिंग के एक्सपेंसेस आ जाते हैं और फ्यूनरल के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उन्हें कंजम्पशन में ऐड नहीं किया जाता क्योंकि ये रेगुलर कंजम्पशन का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, तो जी सबसे पहले जी क्या कहते हैं हमने अपनी अप्रोच को चूज किया, सेकेंडली हमने क्या कहते हैं अपने इंडिकेटर को चूज किया, फिर हमने जो है वो कंजम्पशन को जो है वो उसकी करेक्ट मेजरमेंट की। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जी कि अब हमने हाउस होल्ड्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनकी एडजस्टमेंट करनी है। तो बेसिकली हर हाउस होल्ड का साइज डिफरेंट होता है कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी कंपोजिशन भी जो है वो डिफरेंट होती है कि इस एज कंपोजिशन मतलब उस हर हाउस होल्ड में किस एज ग्रुप के जो है वो लोग मौजूद हैं। तो इसलिए हर हाउस होल्ड की एज कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है और एज कंपोजिशन की बेस पे
हर हाउस होल्ड की नीड्स भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कि अगर एक क्या कहते हैं कि अगर एक घर में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनकी नीड्स डिफरेंट होंगी, और अगर एक घर में अडल्ट्स हैं तो उनकी नीड्स डिफरेंट होंगी। तो सिंपल तरीका ये है कि आप पर कैपिटा जो कंजम्पशन है उसको निकाल लिया जाए। लेकिन ज़्यादा जो जिस मेथड को एक्यूरेट समझा जाता है वो मेथड है जी अडल्ट इक्विवेलेंस स्केल का मेथड। तो सबसे पहले जी पर कैपिटा एडजस्टमेंट को या पर कैपिटा कंजम्पशन को हम देखते हैं। तो पर कैपिटा कंजम्पशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। तो हमारे पास आ जाती है पर कैपिटा कंजम्पशन। ठीक है, लेकिन जो हमारा अडल्ट इक्विवेलेंस स्केल का फार्मूला है उससे जी हाउस होल्ड डिफरेंसेस की एडजस्टमेंट के लिए ज़्यादा ऑथेंटिक जो है वो और ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब इस फार्मूला में क्या होता है? अब इस फार्मूला में जो है वो अडल्ट्स और चिल्ड्रंस को जो है वो डिफरेंट वेट असाइन किया जाता है। ठीक है, कि आपके जो हाउस होल्ड मेंबर्स होते हैं उनको उनकी एज की बेस पे जो है वो डिफरेंट वेट्स असाइन किए जाते हैं। कि अडल्ट्स को डिफरेंट वेट असाइन किया जाता है और जो चाइल्ड है उन्हें डिफरेंट वेट असाइन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चों की नीड्स जो होती हैं वो अडल्ट से कम होती हैं। ठीक है, और 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 अगर आप यहाँ पे इस अडल्ट इक्विवेलेंस स्केल के फार्मूला में भी देखें तो आप ये देखें कि क्या कहते हैं कि अडल्ट्स को ज़्यादा वेट असाइन किया गया 0.7 का, और चिल्ड्रंस को कम वेट असाइन किया गया है 0.5 का। तो इसके अलावा जो है वो तो ये था जी क्या कहते हैं हाउस होल्ड के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं साइज के, एज कंपोजिशन के, नीड्स के, तो उनकी एडजस्टमेंट के लिए जो है वो दो मेथड यूज किए जाते हैं। लेकिन अडल्ट इक्विवेलेंस स्केल के मेथड को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा जो है वो पावर्टी को मेजर करने के लिए जो है कुछ और इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, कुछ और इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनको इनकम और कंजम्पशन के अलावा जो है कुछ और इंडिकेटर्स जो भी होते हैं जिनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जी जिस इंडिकेटर को यूज किया जाता है वो है जी कैलोरी इनटेक का इनटेक का इंडिकेटर। ये आम तौर पर जो है वो अगर कोई शख्स रोजाना जो है वो रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम इनटेक लेता है कि जितनी कैलोरीज डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड है, अगर उससे कम कैलोरीज जो है वो लेता है तो उस बंदे को पुअर कंसिडर किया जाता है। कि डेली कैलोरी इनटेक की हर बंदे के लिए, अडल्ट के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसने 2100 कैलोरीज जो है वो मिनिमम 2100 कैलोरीज पर डे में लेनी है। ठीक है, कि उसने इतना खाना खाना है कि उससे 2100 कैलोरीज की जितनी जो है वो एनर्जी मिले। लेकिन अगर वो 2100 कैलोरीज डेली बेसिस पर नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि वो बंदा गरीब है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो जिस इंडिकेटर को यूज किया जाता है वो होता है जी एंगल रेशो, जिसे फूड शेयर भी कहा जाता है। तो बेसिकली क्या कहते हैं इसमें, इस एंगल रेशो में भी जो है वो ये देखा जाता है कि हाउस होल्ड जो है वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा जो है वो फूड पे खर्च करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गरीब घराने होते हैं वो आमतौर पर अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो फूड पे खर्च कर रहे होते हैं। तो अगर वो फैमिलीज जो अपनी इनकम का 60% से ज़्यादा हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं तो उन्हें भी लाइकली पुअर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंडिकेटर है जी हेल्थ इंडिकेटर्स। अब हेल्थ इंडिकेटर जैसे कि माल न्यूट्रिशन और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी जो है वो पावर्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक मुल्क में कितने बच्चे जो हैं जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, और कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल से पहले पहले ही जो है वो मर जाते हैं, सरवाइव नहीं करते, मतलब छोटे बच्चों की के दरमियान शराय अमवात क्या है। तो कुछ केसेस में क्या कहते हैं तो ये वाली इस हेल्थ इंडिकेटर को भी जो है वो
हेल्थ इंडिकेटर भी जो है वो पॉवर्टी के हेल्थ इंडिकेटर की बेस पर भी जो हेल्थ इंडिकेटर्स किस तरह से जो है वो जो है वो हेल्थ इंडिकेटर्स भी जो बेसिकली होते हैं जिसमें माल न्यूट्रिशन और इन्फेंट मोर्टेलिटी आ जाता है। तो ये इंडिकेटर्स भी जो है वो किसी कंट्री में पॉवर्टी का क्या लेवल है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ केसेस में जी कम्युनिटी जजमेंट्स को भी जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है कि जहाँ लोकल लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि उनके एरिया में कौन लोग गरीब है, लेकिन ये मेथड जो है वो बाइस्ड भी हो सकता है। ठीक है कि इसमें जो है वो एक्यूरेसी नहीं भी हो सकती। अब आखिरी स्टेप क्या होता है जी कि आखिरी स्टेप में हमने डाटा को बहुत एहतियात से केयरफुली जो है वो कंपेयर करना होता है, क्योंकि डिफरेंट सर्विस के रिजल्ट्स जो हैं वो कभी-कभी इसलिए भी डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके मेथड्स या क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। या तो उनके मेथड्स डिफरेंट होते हैं या उनके क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। इसलिए हर डिफरेंस को जो है वो रियल चेंज नहीं समझना चाहिए। ठीक है कि हर डिफरेंस को रियल चेंज नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये सिर्फ मेजरमेंट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जी एक एग्जांपल है कि कंबोडिया का डाटा कंसिडर किया गया, जहाँ पे कंबोडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे कंजम्पशन भी जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है तो एक तरफ ग्रोथ हो रही है और दूसरी तरफ डाटा जो है वो कंजम्पशन में डिक्लाइन को शो कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की मेन रीजन जो थी वो कंजम्पशन में डिक्लाइन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट का किस तरह से डाटा को मेजर किया गया है या किस तरह से जो है वो कंजम्पशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया गया है, इसमें मेजरमेंट का डिफरेंस था। तो अगर हम अपने इस पूरे प्रोसेस को और इन सारे स्टेप्स को पॉवर्टी मेजरमेंट के सारे स्टेप्स को इस पूरे प्रोसेस को समराइज करें, तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए सबसे पहले जो है वो वेलफेयर का इंडिकेटर चूज किया जाता है। ठीक है फिर अप्रोच सेलेक्ट की जाती है, फिर वेलफेयर को एक्यूरेटली मेजर किया जाता है और फिर हाउस होल्ड डिफरेंसेस को एडजस्ट किया जाता है और आखिर में डाटा को जो है वो केयरफुली जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है तो कंक्लूजन के तौर पे जो है वो अब हम ये अगर ये कहना जो है वो बिल्कुल ठीक होगा कि पॉवर्टी को जो मेजर करने का जो है वो बेसिकली कोई परफेक्ट तरीका नहीं होता। ठीक है कि इनकम जो है वो बेसिकली हमें पोटेंशियल वेलबींग दिखा रही होती है और कंजम्पशन जो है वो हमें एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बता रही होती है और सोशल इंडिकेटर जो है वो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ का आइडिया दे रहे होते हैं। इसलिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अक्सर मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हैं और रिजल्ट्स को जो है वो बड़ी केयरफुली को जो है बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। तो ये थे जी क्या कहते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेजरिंग पॉवर्टी। आई होप आप लोगों को इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।